नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम आज के प्रमुख समाचारों पर आधारित कुछ प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का डेली क्विज। यहाँ पर आज के प्रश्नों पर चर्चा करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना आप सभी को ध्यान में रखना है। कल यानी कि 25 मार्च को आपको ध्यान में रखना है कि कल 25 मार्च को होली का पर्व है और इसीलिए जो डेली हिंदू एनालिसिस और डीक्यू जो हमारे द्वारा आपके लिए लाया जाता था वो कल प्रसारित नहीं किया जाएगा। यानी कि कल 25 मार्च को जो है द हिंदू एनालिसिस और डेली क्विज का जो है प्रोग्राम आपको प्रसारित नहीं किया जाएगा। उसके बाद से फिर हमारे सारे प्रोग्राम आपको आसानी से उपलब्ध होंगे। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि कल सीएनए और डीक्यू प्रसारित नहीं किया जाएगा होली के पर्व के कारण। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं आज के प्रश्नों को। यहाँ पर जो पहला प्रश्न है वो क्या है, कोलेस्ट्रॉल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथनों की पहचान करें। और यहाँ पर आपको 3 कथन दिए गए हैं, पूछा जा रहा है कौन सा कथन सही है। देख लेते हैं। पहला कथन क्या है, एलडीएल आप सभी जानते हैं इसका फुल फॉर्म क्या होता है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन को अक्सर खराब कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है क्योंकि उच्च स्तर धमनियों में प्लॉक का निर्माण करता है और परिणाम स्वरूप हृदय रोग हो सकता है। तो यहां पर बात हो रही है एलडीएल की। अब यहां पर आपको ध्यान रखना है कि जब हम बात करते हैं एलडीएल की तो आप सभी को पता होगा कि जो एलडीएल है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल। तो जो सैचुरेटेड फैटी एनिमल फैट्स होते हैं उसको खाने से कहा जाता है कि आपके शरीर में एलडीएल जो है वो बढ़ सकता है, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जो बढ़ सकता है, जिसको कि बैड कोलेस्ट्रॉल माना गया है क्योंकि यह जो है दिल की बीमारी का एक कारण बनता है। तो आप यहाँ पर फिगर में भी देख सकते हैं कि ये जो बैड एलडीएल है आप क्या देख सकते हो, ये आपका जो धमनियां है, नसें हैं, अगर ये उनमें जाकर के बैठ जाता है तो यही होता है प्लेक, जो कि आपके खून को फिर जाने से आगे जाने से रोकने लगता है, जो कि हार्ट अटैक का जो है कारण बनता है। तो यहाँ पर आप फिगर से भी समझ सकते हैं, इसी को बोलता है प्लेक, जो कि जो एलडीएल है उसके जमा होने से यहाँ पर बनता है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो पहला कथन है वो पूरी तरीके से क्या है, सही है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। दूसरा कथन क्या है, एचडीएल यानी कि हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन को अच्छा कोलेस्ट्रॉल के रूप में जाना जाता है क्योंकि यह रक्त प्रवाह से कोलेस्ट्रॉल के अन्य रूपों को हटाने में मदद करता है। तो यहाँ पर जो है आप सभी जानते होंगे कि जो एचडीएल है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गुड कोलेस्ट्रॉल। तो यहाँ पर जो दूसरा कथन है वो भी सही है। तो जो एलडीएल और एचडीएल का डेफिनेशन है वो पूरी तरीके से क्या यहाँ पर सही है। देख लेते हैं तीसरे कथन को। तीसरा कथन क्या है कि आहार में ट्रांस फैट और सैचुरेटेड फैट का सेवन बढ़ने से एचडीएल कोलेस्ट्रॉल का स्तर काफी बढ़ जाता है। देखिए एचडीएल को हम लोग क्या बोलते हैं, गुड कोलेस्ट्रॉल, जो कि क्या कर रहा है, रक्त प्रवाह से जो कोलेस्ट्रॉल के अन्य रूपों को हटाने में क्या करता है, मदद करता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जब आप जो ट्रांस फैट है या फिर जो सैचुरेटेड फैट है उसका सेवन करते हैं तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ये क्या करता है, जो एलडीएल यानी कि जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको बढ़ा देता है और जो एचडीएल है जिसको हम लोग बोलते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल उसको क्या कर देता है, कम कर देता है। तो यानी कि यहाँ पर जो तीसरा कथन है वो क्या है, गलत है। 2 कथन सही है और तीसरा कथन क्या है, गलत है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर सिर्फ 2 कथन क्या है, सही है। तो काफी इंपॉर्टेंट है जिसको आपको ध्यान में रखना है। फिगर से भी मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया है। अब इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज आया है द इंडियन एक्सप्रेस में, क्या है कि व्हाई इज बैड कोलेस्ट्रॉल राइजिंग अमंग द यूथ। तो यहाँ पर इसको लेकर के चर्चा की गई है, जो हमारे खान पान में परिवर्तन है उसको लेकर के यहाँ पे चर्चा किया गया है। आइए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, सी डॉट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और यहाँ पर आपको 2 कथन दिए गए हैं और पूछा जा रहा है उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। देख लेते हैं पहले कथन को। पहला कथन क्या है कि सी डॉट भारत के लिए कॉमन अलर्ट प्रोटोकॉल लागू कर रहा है। तो और दूसरा कथन क्या है, सी डॉट की स्थापना 1980 के दशक में शहरी भारत के लिए दूरसंचार प्रौद्योगिकी और समाधान विकसित करने के प्राथमिक उद्देश्य से की गई थी। अब दोनों कथनों को हम मिला के पढ़ते हैं तो यहाँ पर पूछा जा रहा है किसके बारे में, सी डॉट के बारे में।
तो आपको ध्यान में रखना है जब हम बात करते हैं सी डॉट, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, सी डॉट। इसकी स्थापना की गई थी, आपको ध्यान रखना, 1984 में। कब स्थापना की गई थी, 1984 में। तो यहां पर दिया हुआ है 1980, यानी कि दूसरा कथन तो यहीं पर गलत हो जाता है। हाँ, उद्देश्य बिल्कुल सही है। इसका उद्देश्य क्या था कि दूरसंचार प्रौद्योगिकी और समाधान को विकसित करना। तो यहाँ पर उद्देश्य बहुत हद तक सही है, लेकिन जो ईयर है वो क्या है, गलत दिया हुआ है। तो दूसरा कथन तो यहाँ पर ऐसे ही गलत हो जाता है, यानी कि बी और सी यहाँ पर हम कर देते हैं एलिमिनेट। अगर हम पहले कथन के बारे में बात करें तो वो पूरी तरीके से सही है, क्योंकि सी डॉट क्या कर रहा है, भारत में कॉमन अलर्ट प्रोटोकॉल को लागू कर रहा है। यानी कि कोई भी अगर डिजास्टर वगैरह होता है तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, जो एप्लीकेशन उसके माध्यम से आपको पता चल सकता है। और इसी को लेकर के यहाँ पर न्यूज भी आया है कि यूएन वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी, उसमें जो है ये जो सी डॉट के द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है, जिसको हम लोग बोल रहे हैं कॉमन अलर्ट प्रोटोकॉल लागू करने का, इसी को लेकर के वो जो इनका काम है वो दूसरे चरण में जा चुका है। यानी कि हो सकता है कि इसे वो प्राइस मिल भी जाए। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि पहला कथन सही है लेकिन दूसरा कथन गलत है, और इसलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पहला कथन सही है। तो काफी इंपॉर्टेंट है ये आपका जो पीआईबी है, उसमें इसको लेकर के न्यूज भी आया है, उसको आप जाकर के डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर जो है ये न्यूज काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आइए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, निम्नलिखित देशों पर विचार करें, यमन, जिबूटी, सोमालिया, सोमालीलैंड, इथोपिया और सूडान। कहा पूछा जा रहा है उपरोक्त में से कितने देश अदन की खाड़ी को घेरे हुए हैं, अदन की खाड़ी को घेरे हुए हैं। अब यहां पर आपको ध्यान रखना है कि हम बात कर रहे हैं अदन की खाड़ी की, तो ये रहा गल्फ ऑफ अदन। और अगर हम मैप को देखते हैं गल्फ ऑफ अदन, और अगर मैप को देखते हैं तो आप देख सकते हो कि इसके साथ इसका बाउंड्री लग रहा है, यमन का बाउंड्री लग रहा है। तो यहाँ पर यमन तो है, यानी कि ये तो जरूर होगा, है ना। आप देखो यहाँ पर लिखा हुआ है जिबूटी, तो आप देख सकते हो ये रहा जिबूटी, तो ये सीधे सीधे बब अल मंदेब, और ये गल्फ ऑफ अदन, तो यानी कि ये भी होगा। यहाँ पर जिबूटी भी है। सोमालिया की हम बात करें तो आप देख सकते हो ये है सोमालिया, और उसका इलाका किससे लग रहा है, गल्फ ऑफ अदन से, तो सोमालिया भी होगा। ये सोमालीलैंड है, इसका पूरा का पूरा एरिया जो है किससे लग रहा है, गल्फ ऑफ अदन से। तो यहाँ पर आप देखोगे कि सोमालीलैंड भी जो है क्या होगा, इसका होगा। इथोपिया और सूडान देख लेते हैं, यहाँ पर सूडान ये रहा, यानी कि ये तो होगा ही नहीं। और इथोपिया का जो आप देखोगे ये इथोपिया, ये भी जो है गल्फ ऑफ अदन के साथ मिलता नहीं है। यानी कि यहाँ पर दो ऐसे देश हैं इथोपिया और सूडान, जो कि यहाँ पर क्या है, अदन की खाड़ी को घेरे हुए नहीं है। तो ध्यानपूर्वक क्या करना है, इस मैप को देखना है। तो याद रखिएगा ये है इथोपिया और ये है उसकी बाउंड्री। तो यहाँ पर आप देखोगे कि दो कंट्री नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, इसका आंसर 3 का बी, यानी कि केवल 4। तो काफी इंपॉर्टेंट है मैपिंग के लिए। तो इसी तरीके से आप क्या करेंगे, मैपिंग के क्वेश्चंस को एक बार देखने का प्रयास करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो गल्फ ऑफ अदन है, रेड सी है, बब अल मंदेब है, इसको जो है थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। इधर तो पूरा का पूरा क्या है, अरेबियन सी। इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज आया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, इंडियन नेवी ऑनगोइंग मैरीटाइम सिक्योरिटी ऑपरेशन संकल्प, तो उसको लेकर के चर्चा किया गया है। काफी अच्छा ये हमारा जो ऑपरेशन है वो गुजर रहा है वहां पर। तो इसी को लेकर के पीआईबी में भी न्यूज आया है, उसको आप लोग जरूर क्या करेंगे, देखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, जेनो ट्रांसप्लांटेशन तब होता है जब गैर मानव कोशिकाओं, ऊतकों या अंगों का उपयोग मनुष्यों के चिकित्सा स्थितियों के इलाज के लिए किया जाता है। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि ये जेनो ट्रांसप्लांटेशन है क्या। तो यहां पर जेनो ट्रांसप्लांटेशन का मतलब क्या होता है, आप देखोगे कि कभी कभी जो जानवरों के जो अंग हैं उनको मनुष्यों के जो खराब अंग हैं उसको रिप्लेस करने के लिए क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। तो प्रत्यारोपण में क्या हो रहा है कि जानवरों के अंगों को मनुष्यों के खराब अंगों को निकालकर उनको हम लोग लगाते हैं, प्रत्यारोपित करते हैं। इसी को कहा जाता है जेनो ट्रांसप्लांटेशन। तो अगर मान लीजिए जो गुर्दा है, हृदय है, यकृत है, इन जैसे महत्वपूर्ण अंगों को जो है
एक जानवर से क्या करते हैं हम लोग, निकाल करके मानव शरीर में स्थानांतरित करते हैं और इसी को कहा जाता है जेनो ट्रांसप्लांटेशन। यानी कि पहला कथन तो यहाँ पर पूरी तरीके से सही है। तो गैर मानव कोशिकाओं, ऊतकों और अंगों का उपयोग मनुष्यों में चिकित्सा स्थितियों के इलाज के लिए किया जाता है, बिल्कुल सही है। देख लेते हैं दूसरे कथन को। दूसरा कथन क्या है, इसका उपयोग अंगों जैसे किडनी, हृदय, यकृत को एक जानवर से दूसरे जानवर में के प्रकार के जानवर में स्थानांतरित करने के लिए किया गया है, बिल्कुल सही बात है। यह भी कथन सही है जो हमने अभी देखा। तीसरा कथन क्या है कि जेनो ट्रांसप्लांटेशन में मिर्गी, क्रॉनिक असहनीय दर्द, हंटिंगटन रोग, पार्किंसन रोग, टाइप 1 मधुमेह और गंभीर जलन जैसी अन्य गंभीर स्थितियों के इलाज के लिए पशु कोशिकाओं या ऊतकों का भी उपयोग किया जा सकता है। तो ये कथन भी पूरी तरीके से सही है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर यह कहा जाता है, कुछ शोधकर्ता ये मानते हैं कि इसका उपयोग जो है हम मिर्गी, क्रॉनिक असहनीय दर्द, हंटिंगटन रोग, पार्किंसन रोग, टाइप 1 मधुमेह, है ना, सीवियर बर्न्स जो होते हैं जैसी अन्य गंभीर बीमारों के इलाज के लिए भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे कि जेनो ट्रांसप्लांटेशन क्या होता है, उसके उपयोग क्या है, उसको लेकर के पूरा का पूरा तीनों स्टेटमेंट है और तीनों के तीनों स्टेटमेंट क्या हैं, आपके सही हैं। इसका मतलब है कि जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर तीनों स्टेटमेंट क्या है, सही हैं। तो इससे जुड़ा हुआ भी एक न्यूज आया है और जो कि जेनो ट्रांसप्लांटेशन से ही जुड़ा हुआ है। कैन अ पिग किडनी वर्क फॉर ए ट्रांसप्लांट, और इसको लेकर के यहाँ पे चर्चा किया गया है और इसी को आधार बना करके क्वेश्चन आपके सामने रखा गया है। तो यहाँ पर जेनो ट्रांसप्लांटेशन क्या होता है, इसको जरूर आप लोग क्या करेंगे, क्लैरिफाई कर लेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं एक प्रीवियस क्वेश्चन को जो कि 2019 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि भारत में विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व ईपीआर को निम्नलिखित में से किसमें एक महत्वपूर्ण विशेषता के रूप में पेश किया गया था। इस पर हमने चर्चा भी की है ना, विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व को लेकर के, ईपीआर को लेकर के। आप सभी को पता है कि जो ई अपशिष्ट प्रबंधन और हैंडलिंग नियम 2011 है, उसी में पहली बार जो है विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व को क्या किया गया था, शामिल किया गया था। यानी कि जो लोग भी इलेक्ट्रॉनिक सामानों को क्या करते हैं, बनाते हैं, उनको पूरा का पूरा जो उसका चक्र होता है, प्रोडक्शन से लेकर के, हैंडलिंग से लेकर के, उसका रिसाइकलिंग तक, वहां उसके लिए जिम्मेदार यहां पर बनाना। इस पर हमने 1-2 दिन पहले भी चर्चा किया है। तो इसका आंसर क्या होगा 5 का सी, ई अपशिष्ट प्रबंधन और हैंडलिंग नियम 2011। तो काफी इंपॉर्टेंट है ये, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपीएससी में। और काफी सारे डेली क्यूज भी हमने काफी सारी ऐसे क्वेश्चंस पर चर्चा की है जो आपको लगेगा कि आने वाले समय में कहीं ना कहीं आपसे पूछा जा रहा है आपके प्री के एग्जाम में। तो हर क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट तरीके से बनाने का प्रयास जरूर कीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं आज के तथ्य को। और आज के तथ्य में हम बात करेंगे ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस को लेकर के। काफी इंपॉर्टेंट है ये। तो ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस क्या है, इसको लेकर के न्यूज भी आया है। लेकिन यहां पर आप समझ लीजिए कि ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस का मतलब क्या है कि ये एक ऐसी तकनीक है जो क्या करता है, ह्यूमन ब्रेन और जो मशीन है, कंप्यूटर है, उसको क्या करता है, जोड़ने का काम करता है बिना नसों और मांसपेशियों के। यानी कि आपका ब्रेन क्या सोचेगा, जो वो कंप्यूटर समझ सकता है और उसके अनुसार वो काम कर सकता है। बस इसी को हम लोग बोलते हैं, आम भाषा में आप ऐसे ही समझ सकते हैं कि आखिर ये ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस क्या है। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि आपका मस्तिष्क और कंप्यूटर के बीच में जो संचार है उसको ये करने का क्या है, एक टेक्निक है, एक तकनीक है। तो इस पर काफी सारी जो है शोध चल रहे हैं और यहां पर आपको ध्यान रखना है कि जो मस्तिष्क आपका सोचेगा उसी के आधार पर जो है जो कंप्यूटर है वो क्या करेगा, आपके सिग्नल को पढ़ करके अपना काम करना शुरू करेगा। तो ये जो है काफी इंपॉर्टेंट है और इसी से जुड़ा न्यूज आया था कि मैन विथ एलन मस्क न्यूरोलिंक ब्रेन चिप पोस्ट ट्वीट ऑन एक्स जस्ट बाय थिंकिंग। तो जो उसने सोचा उसी से जुड़ा हुआ एक क्या हुआ, जो ट्वीट है वो एक्स पर जो है चला गया। तो ये एक सफलता कही जा सकती है किस तरीके से मस्तिष्क और कंप्यूटर इंटरफेस, कंप्यूटर को क्या किया गया है, जोड़ा गया है कि आप कुछ सोचते हैं और उसी जैसा जो है ट्वीट वहां पर वो कंप्यूटर कर पाया। तो एक तरीके से एडवांस स्टेज में जो है अब ये पूरा का पूरा रिसर्च जो है पहुंच चुका है। तो काफी इंपॉर्टेंट ये भी है, इसको भी आप लोग क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे। तो आशा करता हूं कि आप सभी को आज का ये डेली क्विज पसंद आया होगा।
जो मैंने कल के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है कि कल हमारा CNA और DQ प्रसारित नहीं किया जाएगा, इसको आपको ध्यान में रखना है। तो अगर आपको ये सत्र अच्छा लगे तो जरूर आप इसको लाइक करें। अगर आप पहली बार हमारे YouTube चैनल को देख रहे हैं तो जरूर इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे प्रोग्राम आपके लिए लाभदायक हैं और आपको मिलते रहें। तो मिलते हैं अगले सत्र में कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।